पूरा समर्थन देती है बीजेपी की सरकार। देश को दो भागों में बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% अमीर लोग, सुपर रिच लोग जो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान की जनता। उसमें किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग, सब के सब एक तरफ। पिछले 2.5 साल में 1% लोगों को 60% धन हिंदुस्तान का दिलवा दिया है। 1% लोगों को, अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। उससे आगे जाना चाहता हूं। 50 परिवारों के पास आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धन है। हिंदुस्तान के पूरे धन का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के हाथ में है। और वही लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं और उनकी बड़ी बड़ी बिजनेस डील होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप उन लोगों के नाम जानते हो। मैं यहां कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है। और अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा, उनको कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन, 100% समर्थन मिलेगा। मगर डीमोनेटाइजेशन का ये जो ड्रामा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक्शन नहीं है। नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों पे हमला है। हिंदुस्तान की कैश इकोनॉमी पे हमला है। हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर हमला है। और मैं आपको अगले 15-20 मिनट में पूरा का पूरा नाटक समझा दूंगा। पार्लियामेंट में मुझे 1 महीने नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोलने दिया। अब आप सुनिए, काला धन क्या है और कहां है। ऑल कैश इज नॉट ब्लैक मनी एंड ऑल ब्लैक मनी इज नॉट कैश। मतलब सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला धन नहीं है। काला धन किसके पास है? उन 50 परिवारों के पास है। हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास है काला धन। 99% ईमानदार लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात, सब काला धन कैश में नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं, कंजूस हैं। जैसे ही इनको काला धन मिलता है, ये इसको इन्वेस्ट करते हैं। किस में इन्वेस्ट करते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, सोना खरीदते हैं
और स्विस बैंक अकाउंट में डॉलर्स में डालते हैं, विदेशी बैंकों में डालते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के पूरे काले धन को देखें, सिर्फ 6% काला धन कैश में है। 6% काला धन कैश में है। 94% काला धन रियल एस्टेट में है, सोने में है और विदेशी बैंकों में है। अब ये बात नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी बैंक अकाउंटों में लाखों करोड़ रुपए की बात की थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंकों में है और नरेंद्र मोदी स्वयं उस पैसे को वापस लाएगा और हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाएगा। आपको ये बात याद है या नहीं? सुनाई नहीं दिया? याद है या नहीं? और जोर से याद है या नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले? यहां एक व्यक्ति है जिसको मिले? नहीं। कितने लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के लिए जेल में डाला? एक व्यक्ति को जेल में डाला? नहीं डाला। आपने मोदी और माल्या का नाम सुना है? ललित मोदी और विजय माल्या का नाम सुना है? वो कहां है? हिंदुस्तान में है या लंदन में है? माल्या को और मोदी को वापस नहीं लाए। 15 लाख रुपए किसी को नहीं दिया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को सारे के सारे स्विस बैंक अकाउंट होल्डर की लिस्ट दे रखी है। वो लिस्ट नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखी आज तक? आप मुझे बताओ। कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा है और मैं यहां से कह रहा हूं, रखो पार्लियामेंट हाउस में उन चोरों के नाम रखो, स्विस बैंक अकाउंट होल्डर के नाम रखो। आपने 2.5 साल क्यों नहीं रखे हैं? लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। सुनने को आया नरेंद्र मोदी झूठा है, झूठ बोलता है, 15 लाख नहीं मिले हमें। मेरा 15 लाख कहां है? झूठ बोल गया प्रधानमंत्री, फेकू है। नरेंद्र मोदी ने ये बातें सुनी। एक तरफ उनके मित्र हिंदुस्तान के 1% सुपर रिच लोग जो उनके साथ गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 99% लोग कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, काला धन नहीं लाया, 15 लाख नहीं मिले। नरेंद्र मोदी जी घबराए और एक नया ड्रामा शुरू किया, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। जैसे हमारे वीर जवानों ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक नया स्कीम निकालते हैं, मार्केटिंग का स्कीम, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। 8 नवंबर को खड़े होते हैं
जैसे वहां पे उनके जैसे ओबामा जी खड़े होते हैं ना वैसे, और कहते हैं जो तुम्हारे जेब में पैसा है, जो तुम्हारे जेब में पैसा है, जो तुम्हारी कमाई का पैसा है हिंदुस्तान के गरीब लोगों, वो अब कागज हो गया। और फिर बाद में जाके पॉप कॉन्सर्ट में हंस के हा 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 मजाक कर रहे थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर 99% ईमानदार लोगों पर ये फायर बॉम्बिंग थी, फायर बॉम्बिंग। वर्ल्ड वॉर 2 में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। 200-300 जहाज 25 मिनट के अंदर शहर के ऊपर से निकलते थे और हजारों टन आग लगाने वाले बम गिरा देते थे। 25 मिनट के अंदर पूरा शहर राख हो जाता था। रॉटरडैम को, ड्रेसडेन को और टोक्यो को इस प्रकार राख बना दिया गया था। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए। जो काम एटम बम नहीं कर पाया वो फायर बॉम्बिंग ने कर दिया था टोक्यो को। इसी प्रकार 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर फायर बॉम्बिंग की, हिंदुस्तान को जला डाला। ये निर्णय उन्होंने किसी से पूछकर नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं बताया, किसी गरीब आदमी से नहीं पूछा कि भैया होगा क्या। सब कुछ सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी, कर दिया। हा 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 हंस के बड़ा मजा आया। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान जब बीज खरीदता है, जब खाद खरीदता है, वो डेबिट कार्ड से नहीं खरीदता है, वो कैश में खरीदता है। उसके घर में आपने आग लगा दी। जब मजदूर काम करता है, जब उसे पैसा मिलता है शाम को, वो कैश में पैसा लेता है, उसके घर में आपने आग लगा दी। गोवा में आपने फिशिंग इंडस्ट्री को जला दिया, खत्म कर दिया। टूरिज्म इंडस्ट्री को जला दिया। पुणे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपने उड़ा दी। पंजाब में साइकिल की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री आपने खत्म कर दी। कानपुर में आपने लेदर की इंडस्ट्री उड़ा दी। मिर्जापुर में आपने कारपेट की इंडस्ट्री उड़ा दी। और आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है आपको। कहानी बताता हूं आपको। बेंगलोर की सड़कों पर लक्ष्मी नाम की एक औरत फूल बेचती थी। सुबह 4 बजे उठ के कैश के साथ फूल खरीदती थी, पूरा दिन बेचती थी। शाम को थोड़ा पैसा मिलता था, बच्चों को खाना खिलाती थी। आज लक्ष्मी नरेंद्र मोदी जी के कारण बेंगलोर के सड़कों पर भीख मांगती है। भीख, यह आपका काम है, यह आपकी फायर बॉम्बिंग ने किया है। यह फायर बॉम्बिंग आपने की क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? मैं आपको बताता हूं।
1% सुपर रिच लोग, वही 50 परिवार के लोग, उन्होंने हिंदुस्तान के बैंक से 8 लाख करोड़ रुपया हड़प रखा है। जब किसान कर्जा वापस नहीं देता है, उसको आप चोर कहते हो, उसका घर छीन लेते हो, खेत छीन लेते हो। जब कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति बैंक लोन लेता है, पैसा वापस नहीं देता है, आप उसके घर पहुंच जाते हो, उसको तंग करते हो, उससे पैसा वापस लेने की कोशिश करते हो, छीनते हो, धमकाते हो। मगर जब हिंदुस्तान के सुपर रिच लोग 8 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों को वापस नहीं देते हैं, तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हो। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया इन्हीं लोगों का माफ किया है। माल्या जी की मैंने पहले बात की, डीमोनेटाइजेशन के बाद 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या का माफ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बैंक बंद पड़े, 8 लाख करोड़ रुपए ले गए, बैंक का पैसा ले गए, बैंक चालू नहीं हो सकते, बैंक लोन नहीं दे सकते। तो एक नया तरीका निकाला, क्यों नहीं बैंक को चालू करने के लिए हम एक नया तरीका निकालें। इनसे तो हम पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने तो हमें बनाया है। टीवी पे आने के लिए इनका पैसा लेते हैं, मार्केटिंग का पैसा इनसे मिलता है, तो इनसे तो पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं हम गरीबों का पैसा छीने, उनसे पैसा लेकर बैंक को चालू करें। यह था डीमोनेटाइजेशन। गरीबों से पैसा खींचो, गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को पैसा सींचो। 99% लोगों से पैसा खींचो, 1% सुपर रिच लोगों को, 50 परिवारों को सींचो। यह था डीमोनेटाइजेशन का लक्ष्य। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि योजना अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन खराब था। राजनाथ सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को समझे नहीं हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि योजना खराब थी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लानिंग जबरदस्त थी। एक दिन मैंने वाघेला जी से पूछा, वाघेला जी मोदी जी के बारे में मुझे बताइए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? वाघेला जी ने कहा सुपर प्लानर है, सुपर प्लानर। ये सुपर इवेंट बनाता है और फिर हर चीज की प्लानिंग करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं, आप अपना पैसा निकाल लेते। अगर नोट छपते तो आपका पैसा बैंक में रहता? हां या ना? ना। अगर 100 बार नियम नहीं बदलते, आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा छीना है
और हिंदुस्तान के बैंकों को चालू करने की कोशिश की है। पैसा उनको उन 1% लोगों से लेना था, मगर नहीं लिया और आपको दुख पहुंचाया, आपको दर्द पहुंचाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन लाइनों में कोई अमीर व्यक्ति आपको दिखाई दिया? एक व्यक्ति आपको दिखाई दिया अमीर सूट बूट वाला? एक नहीं दिखाई दिया। काले धन की बात की नरेंद्र मोदी ने, काले धन के खिलाफ है। कहा बहुत सारा काला धन वापस नहीं आएगा, वो पैसा हम गरीबों को देंगे। पता लगा कि सारा का सारा काला धन वापस आ गया। काले धन की बात बंद कर दी, दौड़े काले धन से निकलकर आतंकवाद की ओर। चलो भैया आतंकवाद की बात करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 2 दिन बाद आतंकवादी मारे जाते हैं, पॉकेट से 2000 रुपए के नए नोट निकलते हैं, मोदी जी भागते हैं उधर से। आतंकवाद की बात बंद हो गई, काउंटरफिट नोट की बात शुरू हो गई, नकली रुपए की बात शुरू हो गई। हमने पूछा बताइए नकली नोट कितने हैं? पार्लियामेंट में हमने पूछा, कहते हैं 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। मोदी जी ने बात सुनी, फिर दौड़े कैशलेस इकोनॉमी की ओर। चलो भैया हिंदुस्तान को कैशलेस बनाओ। कैशलेस आपने बना दिया, पूरे के पूरे कैश को हटा दिया, मगर आप दूसरी कैशलेस की बात कर रहे हो। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में आपको बता देता हूं। आज कोई युवा जाता है, दुकान में जाता है, जेब में से 100 रुपए का नोट निकालता है, दुकानदार को देता है, बीच में कोई कमीशन नहीं लेता। 100 रुपए देता है, 100 रुपए दुकानदार लेता है। मोदी जी की कैशलेस इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन में 5-6% पैसा जादू से गायब हो जाएगा। उन्हीं 50 परिवारों को मिलेगा, उसी 1% लोगों को मिलेगा। हम कैशलेस इकोनॉमी के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि ये थोपा ना जाए, ये आस्ते हो, मगर कैशलेस इकोनॉमी के लिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए। सच्चाई ये है, जहां भी ये जाते हैं वायदे करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं पैसा वापस लाऊंगा, रोजगार दिलवाऊंगा। चलो रोजगार की बात करते हैं। आपने कहा था साल में 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देंगे। गोवा में आपने टूरिज्म की इंडस्ट्री उड़ा दी, फिशिंग इंडस्ट्री उड़ा दी। पार्लियामेंट में आपकी सरकार ने बोला कि 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। जहां भी जाते हैं झूठा वायदा करते हैं, चले जाते हैं। मगर मोदी जी, आप हिंदुस्तान की जनता से भाग नहीं सकते हो, आप छुप नहीं सकते हो। यह बात आप याद रख लो। जनता होशियार है, जनता को सब कुछ मालूम है, और आपने इनको जबरदस्त चोट पहुंचाई। आपने हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, युवाओं को जबरदस्त चोट मारी और आपको हंसी आई थी। आपको हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा।
और कांग्रेस पार्टी आपको हरा के दिखाएगी। हिंदुस्तान में आपको हरा के दिखाएगी, गोवा में आपको हरा के दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जैसे पूरा हिंदुस्तान मुश्किल में है, वैसे गोवा भी मुश्किल में है। बेरोजगारी की मैंने बात की, यहां जमीन की बात की, कसिनोज की इशू है। मैं आपको यहां आश्वासन देता हूं कि गोवा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो यहां गोवा के कमजोर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सरकार चलेगी। जो भी हम करेंगे गोवा को बनाने के लिए करेंगे। गोवा के भविष्य से हम कुछ छीनेंगे नहीं, जैसे बीजेपी ने छीना है। और हम आपको 5 साल के अंदर एक नया चमकता हुआ गोवा देंगे। और गोवा में थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार हुआ, कहीं भी हुआ, हम 100% स्ट्रिक्ट एक्शन 2 मिनट के अंदर लेके दिखाएंगे। आप सब यहां शाम के समय आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी की